हाय एवरीवन। तो अब से पहले भी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शैक्षिक अभिक्षमता पर एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। लेकिन फिर भी आप लोगों के कहने पर एक दूसरा लेक्चर यहाँ पर आपके सामने है। इसमें हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखो, कुल मिला के देखा जाए तो जीएस का जो आपका सिलेबस है, सिलेबस पर चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, दोबारा से कर लेते हैं। तो ये सिलेबस आप देख रहे हैं, 60 नंबर के प्रश्न यानी कुल मिला के 30 प्रश्न आपसे इन 6 इकाइयों से पूछे जाएंगे। पहला आपका करंट अफेयर है, दूसरा है आपका शिक्षण और शोध अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है आईसीटी, चौथा है मानव और पर्यावरण, इसके बाद भारतीय इतिहास और भूगोल जिसमें भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रमुख रूप से दिया गया है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल के साथ साथ भारत का जो सामान्य भूगोल है, यहाँ से प्रश्न होंगे। तो बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, विश्व का भूगोल आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको इतिहास में केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ज़्यादा फोकस रखना है। हालांकि प्रश्न तो मैंने देखे हैं कि आपसे कहीं से भी, प्राचीन इतिहास से भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा डीप में तो आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद आपका भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था है। भारतीय संविधान में आपको प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर। तो जीएस से जो 30 प्रश्न होंगे तो इतने भी आसान नहीं होंगे। हालांकि 30 में कम से कम आप अगर 22 से 25 प्रश्न सही करके आ जाएं तो आपका यह एक गुड स्कोर कहा जा सकता है। तो आज हम लोग जानेंगे शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है बताओ? आगे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप खुद सोचो कि अभिवृत्ति मतलब। अच्छा, ये बताओ कि एटीट्यूड और अपटीट्यूड में क्या अंतर होता है? एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या अंतर होता है, आप लोग जानते हो? फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में। तो बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षण क्या होता है, यानी कि शिक्षण का नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी विधियाँ क्या हैं, मूल्यांकन क्या है, और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बस इतनी चीज़ है यहाँ पर। हाँ, एक बात और है कि शिक्षण और शोध अभिवृत्ति दोनों से मिलाकर लगभग 4 से 5 प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, 6 भी हो सकते हैं। कुछ तय नहीं रहता कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन कभी कभी किसी टॉपिक से एक आध प्रश्न ज़्यादा हो जाते हैं, किसी से एक आध प्रश्न कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग मतलब शिक्षण। शिक्षण का मतलब जैसे कि आपके पास कोई ज्ञान है, कौशल है या कोई मूल्य है, इसको आप दूसरों तक किस प्रकार से हस्तांतरित करेंगे, ये जो विधि होती है, द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज टू अदर्स, दिस इज़ नोन एज टीचिंग। ये है आपका शिक्षण। तो जब शिक्षण की प्रक्रिया होती है तो 3 चीज़ें आपके सामने मुख्य रूप से सामने आती हैं। पहले तो ये है कि कौन पढ़ा रहा है, यानी कि एक टीचर। कौन सीख रहा है, यानी कि एक स्टूडेंट, दैट इज़ लर्नर। यहाँ पर लर्नर के नाम से, अधिगमकर्ता के नाम से हम जानेंगे। दोनों के बीच में एक बात कॉमन होती है, वो होता है सिलेबस। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं? यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षार्थी है और पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम का मतलब कि एक शिक्षक शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी योजना क्या है। ठीक है। हालांकि अगर शिक्षण के व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ को देखें तो व्यापक अर्थ में तो जो आपका शिक्षण का कार्य है, ये फ्रॉम बर्थ टू क्रेडिल, यानी कि जब तक आप जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। ज़रूरी नहीं होता कि स्कूल में ही केवल आप सीखें। बच्चा जो है सबसे पहले तो अपनी माँ से सीखता है, फिर अपने परिवार से सीखता है, फिर समाज से सीखता है। और अगर आपका जन्म अमेरिका में हो जाए तो यहाँ की भाषा आपको नहीं समझ में आएगी। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इसको जो है व्यापक अर्थ के रूप में लिया जाता है। जीवन भर आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, आपकी उम्र कुछ भी हो, स्कूल में है नहीं है, लेकिन रोज़ आप सीख रहे हैं। दिस इज़, ये इसका कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग होता है, इसका व्यापक अर्थ होता है। एक होता है यहाँ पर संकुचित अर्थ, जिसमें ये माना जाता है कि स्कूल में जो शिक्षा होती है वो केवल वही शिक्षा है।
केवल वही शिक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो ये समझ लें कि आखिर टीचिंग को हमने समझ लिया यहाँ पर। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। देखो, एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता, यानी कि आपकी जो इनर पावर है, ठीक है, इंटरनल पावर, इसको कहेंगे आप अभिक्षमता। जैसे कि मान लेते हैं आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप एक बहुत अच्छे गायक हैं, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे गायक हैं, तो आपके अंदर एक क्षमता है बहुत अच्छा गाना गाने की, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने की, बहुत अच्छा, मतलब जिस भी पेशे में आप जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपके अंदर एक जन्मजात गुण पाया जाए, ठीक है। अब शैक्षिक अभिक्षमता का मतलब कि शिक्षण के लिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं स्वतः ही हैं जिससे वो शिक्षण को आसानी से कर सकता है, दैट इज़ नोन एज शैक्षिक अभिक्षमता, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शब्द और होता है, इसको क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, अभिवृत्ति। जैसे मान लेते हैं कि आप गायक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप गायक का पेशा नहीं अपना पाए हैं, आपने धनार्जन के लिए कुछ और काम आपने किया है। मान लेते हैं कि आप एक दुकान चलाते हैं, जूतों की एक दुकान चलाते हैं, तो ये आपकी अभिवृत्ति होगी। समझ गए आप, अभिक्षमता और अभिवृत्ति में अंतर होता है। अभिवृत्ति का मतलब धनोपार्जन के लिए आपने ये पेशा अपना लिया है, लेकिन अभिक्षमता का मतलब आपके अंदर एक इनर पावर है ये कार्य करने की, ठीक है। तो शिक्षण योग्यता का मतलब, शिक्षण अभिक्षमता का मतलब प्रभावी ढंग से सीखने और सिखाने की जो क्षमता आपके अंदर निहित है, उसी को कहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आप समझ गए होंगे कि एक शिक्षक जब अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका उपयोग करके अपनी बात को, अपनी कला को, अपने मूल्य को वो बेहतर तरीके से सामने वाले तक, लर्नर तक पहुंचा सकता है। और ये जो क्षमता शिक्षक के अंदर होती है, इसी को कहते हैं शैक्षिक अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर कि शिक्षण और सीखना अभिन्न रूप से संबंधित कार्य है, यानी कि शिक्षण और सीखना, आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। किसके बारे में, लर्नर के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। तो यानी कि शिक्षण का कार्य आप तभी कर सकते हैं जब आपने बेहतर सीखा हो, तभी आप उसे बेहतर सिखा सकते हैं। तो सीखना और सिखाना ये परस्पर की क्रिया होती है, यह अभिन्न है, मतलब ये कोई अलग चीज़ नहीं है। आप जितना बेहतर सीख पाएंगे उतना बेहतर ही आप सिखा पाएंगे, ठीक है। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, जबकि सीखना क्या है, एक व्यक्तिगत कार्य है। मतलब ये है कि एक जो टीचर होता है, एक टीचर, वो आप देखेंगे तो न जाने कितने बच्चों को एक साथ वो पढ़ा सकता है, लेकिन हर बच्चा अलग अलग पढ़ता है व्यक्तिगत रूप से। एक ही क्लास में आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। कारण यही है कि जो सीखना है ना, ये व्यक्तिगत कार्य होता है। आपने कितना सीखा, आपके बगल वाले लड़के ने कितना सीखा, दोनों में अंतर आ जाता है। तो शिक्षण क्या है, यह एक सामाजिक कार्य है, और सीखना क्या है, यह एक व्यक्तिगत कार्य है। एक बात और भी, शिक्षार्थियों के बिना शिक्षण नहीं हो सकता। जब तक लर्नर ही नहीं होगा, स्टूडेंट होगा ही नहीं, तो टीचर किसको सिखाएगा, किसको बताएगा। जबकि एक लर्नर बिना शिक्षक के भी सीख सकता है। ज़रूरी नहीं होती कि हर जगह उसको टीचर चाहिए, वो स्वतः भी सेल्फ लर्निंग भी कर सकता है। अब यहाँ पर देखो, जो आपका सिलेबस है ना, इसमें शिक्षण विधियों के बारे में बताया गया है, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ फिर भी। जैसे कि एक है आपकी आगमन विधि, आप समझ रहे होंगे। इसमें सबसे पहले तो एक उदाहरण दिया जाता है, फिर एक नियम जो है सेट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने बच्चे को क्या बताया, आम के बारे में। हमने आम उसको दिखाया पहले, और पका हुआ आम है, और उसको एक नाम दे देते हैं, दशहरी आम है, ठीक है। अब बच्चा जो है 10 दशहरी आम को खाता है, और उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि दशहरी आम मीठा होता है, और फिर इसे जनरलाइज कर लिया जाएगा कि आम मीठा होता है। समझ गए आप। मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि एक एग्जाम्पल पेश किया, फिर उससे हमने एक नियम बना लिया। निगमन विधि क्या होती है, जैसे कि मैथ में होता है कि आपसे कहा जाएगा कि a + b का होल स्क्वायर, ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हो गया। या फिर कोई भी एक फार्मूला आप ले लेते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला ले लिया है, कोई भी फार्मूला, और उसमें हम तथ्यों को बैठाएंगे, मूलधन कितना है, दर कितनी है, समय कितना है, 3 तो एग्जाम्पल देंगे और ये साबित कर देंगे कि ये जो तथ्य है ये क्या है, ये सत्य है। समझ गए आप? तो पहले हम क्या है, उदाहरण से हमने एक नियम को स्थापित किया। दूसरे में क्या हुआ कि एक नियम से हम अब उदाहरण के माध्यम से उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है। तीसरी विधि खोज विधि होती है, निरीक्षण विधि होती है, बोध प्रणाली होती है, सामूहिक पाठन विधि है, यांत्रिक प्रणाली है, इसके अलावा प्रश्नावली है, पुनरावृत्ति है, अभ्यास है, विश्लेषण विधि जो कि मुख्य रूप से रेखागणित के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, संश्लेषण विधि भी, और व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि और खेल विधि। ये विधियाँ हैं। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न तो आते नहीं हैं, डायरेक्टली तो नहीं आएंगे। आपको जो प्रश्न मिलेंगे उसमें कई प्रश्नों को जोड़कर एक प्रश्न आपके सामने रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ाने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ मिस कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप पिछला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ी समय में आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ बातें और भी कि शिक्षण सहायक सामग्री, जब शिक्षण का कार्य होता है तो उस समय कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियाँ भी प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी सामग्री होती है आपको ये भी पता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि सहायक सामग्री में क्या क्या आता है। अब यहाँ पर चॉक डस्टर तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे कि प्रतिरूप हो गया, मॉडल चित्र हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि दृश्य सामग्री हो गई जिसमें आप दिखा के, फिल्म स्ट्रिप हो गया, और मल्टी सिनेमा हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, मैजिक लैंटर्न हो गया, एपीस्कोप हो गया। ठीक है। और इसके अलावा श्यामपट पर भी आप लिख कर प्रदर्शन करते हैं, मानचित्र दिखाते हैं, एटलस है, चार्ट है, ग्लोब है। श्रव्य सामग्री, उसमें आप टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर। और दृश्य श्रव्य का मतलब जैसे कि कंप्यूटर में आप कुछ दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो होती हैं जो कि टीचिंग में हेल्प करती हैं उन्हें टीचिंग हेल्पिंग ऐड कहा जाता है। मूल्यांकन प्रणाली में व्यक्तिगत मूल्यांकन हो सकता है, सामूहिक मूल्यांकन हो सकता है, और शिक्षण को प्रभावित करने वाले 3 कारक मुख्य रूप से सामने आते हैं। पहला कारक तो ये होता है कि मान लेते हैं ये व्यक्तिगत कारक में आएगा कि जो शिक्षक है उसके पास कोई व्यक्तिगत कारक हैं, जैसे कि पर्सनल फैक्टर्स। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल फैक्टर, तीसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो तीनों, हालांकि हर चीज़ हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ आपके सामने मैं कुछ प्रश्नों को रखता हूँ, इन प्रश्नों को देखिए और बताइए कि कौन सा उत्तर इसका सही होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और घबराइए मत। एग्ज़ाम में जो तथ्यात्मक प्रश्न हैं उनको तो आप रट लीजिएगा। मान लेते हैं किसी ने आपसे ये पूछा कि जो आगमन विधि है उसके प्रणेता कौन है, आगमन विधि की खोज किसने की है, तो यह एक तथ्य है, ये आपको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण का पहला चरण क्या है, पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, या फिर कोई नहीं, तो यहाँ पर इसका उत्तर बिल्कुल क्लियर में आपको पता चल जाएगा पढ़ने से ही, पहले से योजना बनाना। ठीक है। तो आपका जो लॉजिकल पावर है, रीजनिंग पावर, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। थोड़ा सा आप फ्री होके बैठिएगा दिमाग से, मतलब ये मत समझिएगा बहुत प्रेशर में भी काम खराब हो जाता है। ठीक है। लिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर शिक्षण प्रक्रिया संकेत नहीं करती है, किस एक प्रक्रिया की ओर शिक्षण प्रक्रिया संकेत नहीं करती है, तो अंतः प्रक्रिया की ओर संकेत करती है, सतत प्रक्रिया भी होती है, यह व्यवसाय भी होती है, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। ठीक है। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही होगा, ध्यान देना इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया को राजनैतिक वर्गों में कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 2 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो जो शिक्षण की प्रक्रिया है ये राजनैतिक वर्गों में कितने वर्गों में विभाजित हो सकती है, तो बेसिकली ये 3 वर्गों में आती है। कौन कौन सी? तो राजनैतिक विभाजन के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होगा आपका निरंकुश शिक्षण, दूसरा है प्रजातांत्रिक शिक्षण, और तीसरा क्या है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब विकल्प ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लागू होता है।
तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, RT एक्ट 2009, ये जो है अनुच्छेद 21A में इसका उल्लेख मिलता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। थोड़ा इसको डिटेल में जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन और भी रूप में आ सकते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, इसे RTE अधिनियम के नाम से, RTE एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। भारत की संसद द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 21A को संविधान जो इसका 46वां संशोधन हुआ था, तो 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जिसे शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और राज्य को निर्दिष्ट आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया। आगे जो लेक्चर होंगे उसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड को भी और टीचिंग एप्टीट्यूड को भी लेकर कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे और फिर जो भी थियरी वगैरह होगी उसको भी एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगर इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, थैंक यू। और आप एग्जैक्टली कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, बेधड़क लिख सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।